हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे ओरल एविडेंस के बारे में, यानी कि जो हमारा चैप्टर 4 है इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 का, वो हम यहाँ पे आज के सेशन में देखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आज हम देखेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म में कि एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी साक्ष्य कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं, और साथ ही आपका जो एविडेंस है वो क्या कहलाता है, यानी साक्ष्य क्या है, इसका सामान्य अर्थ क्या है, कि इसमें पूरा बेसिक हम जानेंगे, पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे एविडेंस क्या होता है, साक्ष्य क्या होता है, इसका सामान्य अर्थ देखें तो देखिए ऐसा है कि अगर हम एविडेंस की बात करते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं, तो साक्ष्य न्याय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि अगर एविडेंस ही नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो फैक्ट आएंगे, फैक्ट इश्यूज होंगे, उनको किस प्रकार से न्यायालय जांच करेगा कि ये सत्य है या फिर असत्य है। क्योंकि एविडेंस के बिहाफ पे ही क्या किया जाता है, जो एविडेंस आते हैं उसी के बिहाफ पे फैक्ट्स जो डिस्प्यूटेड होते हैं उसको जांचा जाता है, न्यायालय के द्वारा परखा जाता है कि क्या ये सत्य है, क्या ये असत्य है, और उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है। अब यदि मान लीजिए एविडेंस नहीं आए, ठीक है, तो एविडेंस का अगर अभाव हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो आपराधिक मामले जैसे होते हैं, तो आपराधिक मामलों में किसी भी व्यक्ति को बिना एविडेंस के यहाँ पे दंडित नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए आप जानते होंगे कि आपराधिक मामले में जब अभियोजन होता है वो पूरा मामला जो है संदेह से परे साबित करता है, यानी कि एक भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब थोड़ा सा भी अगर संदेह हुआ तो अगर तो दोषी व्यक्ति को भी यहाँ पे दोष मुक्त कर दिया जाता है, भले उसने अपराध किया हो, कितना भी बड़े अपराध किया हो, अगर एविडेंस नहीं है तो उसको यहाँ पे सजा नहीं दी जाती है। सेम इसी तरह की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो एविडेंस एक्ट है यानी साक्ष्य विधि है आपकी, वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है और न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या करती है, जो न्यायालय होते हैं न्यायालयों को मार्ग प्रशस्त करती है, ताकि ऐसे नियम जो नियम बनाए गए हैं, ऐसे नियम के माध्यम से न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक हो। भाई नियम ऐसे ही बनाए गए हैं ताकि एविडेंस सही तरीके से लिया जा सके, एविडेंस किसका लिया जा सकता है, कौन सा एविडेंस नहीं लिया जा सकता, ये सारी चीज़ें आपको देखने को कहाँ मिलती है, एविडेंस एक्ट में मिलती है। तो अब यहाँ पे आगे हम डायग्रामेटिक फॉर्म पूरा देखते हैं। अब इसके बारे में एविडेंस के क्या टाइप हैं, जैसे आपका प्राइमरी एविडेंस हो जाता है, सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है, साथ ही साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो जाते हैं। ये सभी एविडेंस हम यहाँ पे डिटेल में अब देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारा ये पूरा ओरल एविडेंस स्टार्ट हो रहा है वो है आपका पार्ट 3 में, ठीक है। अब पार्ट 3 से स्टार्ट पार्ट 2 तक हमने कवर किया, जहाँ पे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स वगैरह देखे थे। अब यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है इस पार्ट का वो है आपका ओरल एविडेंस के बारे में। ओरल एविडेंस आपका कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 54 और सेक्शन 55, सिर्फ 2 धाराओं में है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इसके पहले आपको फैक्ट जानने पड़ेंगे, बेसिक से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे था, वो आपका 59 और सेक्शन 60, ये 2 धाराएँ थी जहाँ पे इसको बताया गया था। सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका सामान्य अर्थ मैंने बताया था कि न्याय प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट, जो अभी मैंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि साक्ष्य विधि जो है और न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त करती है तथा ऐसे नियमों का प्रतिपादन करती है जो न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने में सहायक होती है। ये मैंने अभी बताया था, क्योंकि जो साक्ष्य विधि जो होती है वो आपके सिविल में भी अप्लाई होती है, क्रिमिनल में भी अप्लाई होती है, और जगह अप्लाई होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन से साक्ष्य आएंगे और कौन से साक्ष्य नहीं आएंगे, किसका कथन लिया जाए, किसका नहीं लिया जाएगा।
अब हम बेरेक्ट में अगर देखें तो बेरेक्ट में इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो धारा 2E में है, यानी सेक्शन 2E में एविडेंस की परिभाषा बताई गई है। अब इस एविडेंस की परिभाषा में दोनों चीज़ें हैं। पहला आता है, कहता है कि ओरल एविडेंस के बारे में, कहता है ओरल एविडेंस क्या होते हैं। तो सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित है, यानी कि इसके जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या फिर डायरेक्ट वहाँ पे जाके दिया गया हो। देखिए क्या होता है कि कुछ विटनेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट न्यायालय पहुंच जाते हैं, वहां पे अपना साक्ष्य दे देते हैं, लेकिन कुछ विटनेस ऐसे होते हैं जो बहुत दूर दराज रहते हैं तो उनको आने में प्रॉब्लम रहती है। तो क्या करते हैं, वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या करते हैं, एविडेंस अपना देते हैं। तो भी एक प्रकार से ओरल एविडेंस ही कहलाता है। तो यहाँ पे क्या चीज आती है कि जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्य के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। अब मौखिक साक्ष्य किस तरीके का दिया जाएगा, यानी किसके बारे में दिया जाएगा, तो यहाँ पे कहता है कि जांचाधीन तथ्य के बारे में, यानी जो फैक्ट डिस्प्यूटेड है उसी फैक्ट के बारे में एविडेंस दिए जाएंगे, उसी फैक्ट के बारे में साक्षियों से पूछा जाएगा, अपेक्षा की जाएगी और साथ ही साथ उसको अनुज्ञा दी जाएगी। बाकी अदर कोई भी यहाँ पे फालतू की बात यहाँ पे नहीं नोट की जाएगी और ना ही यहाँ पे पूछने जाने की अनुज्ञा दी जाएगी। दूसरा चीज कहता है कि यहाँ पे न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी है। अब देखिए डॉक्यूमेंट तो आप पेश कर रहे हो, जो आपका फिजिकली हार्ड कॉपी होती है वो तो ठीक है, लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है, डिजिटल अभिलेख है, उसको भी यहाँ पे दस्तावेजी साक्ष्य कहा गया है। ये तो बात हो गई परिभाषा की। अब बात करते हैं कि साक्ष्य दे कौन सकता है। अब भाई एविडेंस देने की बात आती है तो कौन दे सकता है, विटनेस दे सकता है, लेकिन विटनेस कौन हो सकता है। अब ये देखिए सेक्शन 124 आप देखोगे, अगर पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 119, ठीक है, सेक्शन 120, ये 119A में इस टाइप का बताया गया था, ठीक है, 119 120। अब यहाँ पे देखिए, अब धारा 124 यहाँ पे कहता है कि कौन साक्ष्य दे सकेगा, साक्ष्य कौन दे सकता है, तो यहाँ पे कहता है कि वे सभी व्यक्ति साक्ष्य दे सकते हैं जो उनसे किए गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्त उत्तर देने में दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात इतनी बोली गई है कि एविडेंस तो कोई भी व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन उन कौन से व्यक्ति आएंगे, जो उनसे पूछे गए प्रश्न, यानी कि अगर उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसका युक्तियुक्त उत्तर तो दे सकें। अगर उत्तर ही नहीं दे सकते तो अब उत्तर कौन देने योग्य नहीं होगा, हो सकता है कोई कोमल वयस हो, यानी कि बहुत ही छोटा, मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल का, तो ये तो एविडेंस दे नहीं सकते क्योंकि उनसे पूछे गए क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उसका युक्ति संगत उत्तर ही ना दे पाएंगे, तो यहाँ पे ये नहीं दे सकते। अतिवर्धक यानी एक्सट्रीमली ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा 80-90 साल से ऊपर के हैं, हो सकता है उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न उनको सुनाई भी ना देता हो, ना ही ठीक से बोल पाते हो, तो यहाँ पे एक्सट्रीम एज के हैं, ओल्ड एज के हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे एविडेंस नहीं लिया जाएगा। तीसरा चीज कहता है कि शरीर या मन के रोग या इसी प्रकार के अन्य कोई कारण है, शरीर या रोग या इसी प्रकार अन्य कोई कारण जिसके वजह से एविडेंस नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पे भी उनका एविडेंस नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाकी सभी व्यक्तियों के एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन एक चीज और यहाँ पे प्रोविजो कहता है कि विकृत व्यक्ति तब साक्ष्य दे सके जब वो स्वस्थ हो। अब मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ पे उसको किसी पर्टिकुलर टाइम में ही यहाँ पे पागलपन का दौरा आता है, और कुछ टाइम ऐसा रहता है जहाँ पे वो ठीक रहता है, तो जहाँ पे वो ठीक रहता है, जिस टाइम वो ठीक रहता है ना, उस टाइम उसका एविडेंस लिया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे सावधानी बरतने के पश्चात कि हो सकता है वो पागल हो उस टाइम पे, तो यहाँ पे जब वो ठीक रहता है तब उसका एविडेंस लिया जा सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पे साक्ष्य दे सकते हैं जो उनसे पूछे गए क्वेश्चन को सही समझ सके और साथ ही उनसे युक्ति संगत उत्तर मिल सके। अब धारा 125 किस बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसा साक्षी है, ऐसा विटनेस है जो बोल नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है गूंगा व्यक्ति हो, तो उसका एविडेंस किस प्रकार से लिया जाए, क्या उसका एविडेंस ओरल एविडेंस हो सकता है क्योंकि बोल तो सकता नहीं है। तो यहाँ पे कहता है कि जो बोलने में असमर्थ हो वह संकेतों के माध्यम से अन्यथा किसी माध्यम से साक्ष्य दे सकता है, हो सकता है वो संकेत के माध्यम से बताए या फिर लिख के बताए,
तो इस प्रकार से उसका एविडेंस लिया जा सकता है और इस प्रकार से लिया गया एविडेंस उसका ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। भले ही वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसका जो एविडेंस है वो ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। ये धारा 125 कहती है। ये तो बात हो गई साक्ष्य क्या है, ठीक है, और कौन दे सकता है। अब बात करते हैं कि साक्ष्य के प्रकार के बारे में। तो साक्ष्य के प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे कुछ 10 प्रकार मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो पहला जो आता है आपका प्रत्यक्ष साक्ष्य, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस क्या होते हैं। अभी सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़े, बाकी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आता है परिस्थितिजन्य, यानी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होते हैं उसके बारे में बात करता है। प्राथमिक साक्ष्य हो गया, यानी प्राइमरी एविडेंस हो गया। गौड़ यानी द्वितीयक साक्ष्य या गौड़ साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य इसको बोला जाता है, ठीक है, यानी सेकेंडरी एविडेंस। एक्चुअल एविडेंस कौन होता है, वास्तविक या भौतिक फिजिकल की बात करता है। अनुश्रुत साक्ष्य यानी हेरसे एविडेंस, हेरसे एविडेंस जनरली अलाउ नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे रेस जेस्टे हो गया। रेस जेस्टे भी यहाँ पे अलाउ हो सकता है, रेस जेस्टे में एक। उसके बाद आता है जो डाइन डिक्लेरेशन, वहाँ पे भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है हेरसे एविडेंस का। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओरल एविडेंस। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्री, और लास्ट 2 है कि न्यायिक एविडेंस, यानी कि जो आपको जुडिशियल एविडेंस होता है, और न्यायेतर यानी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल, यानी कि जो न्यायालय के बाहर किया जाता है उसके बारे में है। अब इसको हम एक एक जो एविडेंसेस के प्रकार हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं आपके, वो है आपके डायरेक्ट एविडेंस के बारे में। तो डायरेक्ट एविडेंस जो है होता है वो क्या होता है, तो देखिए साक्ष्य विधि में जो प्रत्यक्ष साक्ष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष साक्ष्य है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। न्यायालय भी क्या करता है, इसको प्रत्यक्ष साक्ष्य यानी डायरेक्ट एविडेंस को बहुत ही अच्छा और प्रामाणिक मानता है, क्योंकि यह एक चक्षुदर्शी साक्ष्य होता है, यानी कि मतलब ये एक आई विटनेस की तरह होता है। जो आई विटनेस होता है और डायरेक्ट जो देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा जो 55 है इसके आगे, तो वो क्या कहती है कि ओरल एविडेंस कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए ओरल एविडेंस। तो सेक्शन 55 में ये बताया गया है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है, देखिए ए है और बी। अब ए के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, एक चार्ज लगाया जाता है कि बी की इसने क्या किया है, हत्या किया है। अब एक सी नाम का बंदा आता है, सी क्या एक स्टेटमेंट देता है, एक साक्ष्य देता है कि उसने ए को बी को चाकू मारते हुए देखा था, यानी कि सी ने बोला कि इसने ए को देखा था जब इसने ए ने बी को चाकू मारा था। या भाई बी की तो हत्या हो चुकी है, तो बी को चाकू मारते हुए ए ने चाकू मारा और ये सी ने देख लिया। तो सी का क्या हुआ, एक डायरेक्ट एविडेंस हो गया, इसने डायरेक्ट देखा है, ठीक है। अगर यही चीज सी जाकर डी से बता दे और फिर डी कहे कि ए ने मारा है चाकू बी को और मैंने सुना है, सी ने बताया है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। डायरेक्ट एविडेंस सी का ही होगा, जिसने स्वयं देखा हो या जिसने पहली बार स्वयं उसने सुना हो, वो क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट एविडेंस कहलाता है। तो ये बेस्ट एविडेंस की तरह माना जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आई विटनेस की तरह इसको यूज किया जाता है। दूसरा आता है आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य, यानी कि जो आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं। जब यहाँ पे क्या किया जाता है, जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए डायरेक्ट एविडेंस ना होना, तो फिर यहाँ पे परिस्थितिजन्य साक्ष्य का सहारा लिया जाता है। कैसे, अब हो सकता है कि यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस किसी चीज़ का ना मिले, तो उसको किसी न किसी माध्यम से लिया जाता है कि कोई परिस्थिति ऐसी बता रही हो, जैसे ए पर बी की हत्या का आरोप है। वही एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं कि ए ने बी की हत्या करी है। क्या किया है, ए ने मर्डर किया है किसका, बी का। अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है कि ए ने हत्या की है, इसको ए को सजा मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पे कुछ यहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य आते हैं। कैसे आते हैं, हो सकता है इन दोनों के बीच में, यानी ए और बी के बीच में लंबे समय से काफी दुश्मनी रही हो, या फिर दूसरा अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे घटना के बाद ए को भागते हुए देखा गया था, वहां से जहां पे इसका बी का मर्डर हुआ वहां से भागते हुए देखा गया था ए को। तीसरा हो सकता है कि उसके कपड़ों में खून के दाग होना। सिर्फ खून के दाग होना से ही यहाँ पे साबित नहीं हो जाता ना, कुछ और चीजें होंगी। या फिर हो सकता है ये गांव से गायब हो गया हो, जब मर्डर हुआ, मर्डर के बाद वहां से गायब हो गया,
ये क्या कहलाता है? ये एक परिस्थितियां दर्शित करता है कि ये बी की हत्या की ओर यहाँ पे अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ पे बी की हत्या इसने की होगी। यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इसने किया है, हो सकता है इसने किया हो, ऐसी परिस्थितियां ऐसी शो हो रही हो, ठीक है। लेकिन जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात आती है तो उसके लिए दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले क्या कि परिस्थितियों को संदेह से परे साबित करना, यानी कि कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब परिस्थिति जन्य साक्ष्य अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी ऐसे डाउट नहीं होना चाहिए कि इसकी परिस्थितियां उससे डायरेक्ट निकट है कि नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, परिस्थितियों का मुख्य घटना से निकट का संबंध होना, यानी कि मुख्य घटना से, यानी जैसे मर्डर हुआ तो मर्डर से उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, बहुत ही निकट का संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आता है। तीसरा आता है आपका प्राइमरी एविडेंस के बारे में। अब प्राइमरी एविडेंस की बात करते हैं तो ये एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है। इसका संबंध दस्तावेजी साक्ष्य से होता है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित किया जाना है ना, तो फिर यहाँ पर सबसे सर्वोत्तम साक्ष्य डॉक्यूमेंट को ही माना जाता है। देखा है, सुना है, ये तो सब ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए, कोई दस्तावेज पेश कर दिया, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, या फिर आपका हार्ड कॉपी आपके पास हो, तो वो क्या कहलाता है? एक सर्वोत्तम सा बेस्ट एविडेंस माना जाता है प्राइमरी एविडेंस का। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां पे एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि अगर किसी भी दस्तावेज का कंटेंट साबित करना, यानी कि यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा सेक्शन 54 में, ठीक है। वहां पे कहता है कि अगर दस्तावेज के कंटेंट साबित करने हैं ना, तो उसके लिए ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते हो, आपको दस्तावेज ही साबित लाना पड़ेगा। आपको प्राइमरी, चाहे प्राइमरी लाएं चाहे सेकेंडरी लाएं, सेकेंडरी भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसी एक्सेप्शन में ला सकते हैं, बाकी प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट, जो हम बात करें सेकेंडरी एविडेंस की। जब यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस नहीं होता है और प्राइमरी एविडेंस मान लीजिए कहीं लॉस हो गया, कहीं खो गया है, कहीं मान लीजिए चूहे ने काट दिया उसको दस्तावेज को, तो फिर क्या किया जाएगा? उसके एवज में अगर आपके पास सेकेंडरी एविडेंस है ना, तो सेकेंडरी एविडेंस आप पेश कर सकते हैं, लेकिन ये कम विश्वसनीय साक्ष्य होता है। कैसा होता है? कम विश्वसनीय साक्ष्य होता है। तो न्यायालय द्वारा इसे क्या संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जब तक कि इसको साबित ना कर दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है वास्तविक या भौतिक साक्ष्य, जो आपका पांचवें एविडेंस के प्रकार हैं। ये एक ऐसा साक्ष्य है जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश स्वयं देखकर मान लगा लेते हैं। जैसे कोई भी साक्ष्य पेश हुआ, ठीक है, साक्ष्य पेश हुआ का मतलब जैसे ए और बी, ए ने बी का मर्डर किया, मर्डर करने के बाद जो भी कोई भौतिक सामग्री है, जैसे तलवार है, ठीक है, तलवार से उसने मारा था, अब तलवार को पेश किया, उसमें खून लगा हुआ है, ठीक है, साथ ही साथ ए के कपड़ों में भी खून लगा है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा ना कि ए ने क्या किया, खून किया है। तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जाता है जिस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के द्वारा, जो वास्तविक साक्ष्य भौतिक साक्ष्य जब पेश किया जाता है उसके माध्यम से। बाकी साबित हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन एक अनुमान लगा दिया जाता है ऐसे साक्ष्य के माध्यम से। उसके बाद आता है नेक्स्ट अनुश्रुत साक्ष्य, यानी कि हेरसे एविडेंस के बारे में बात की जाती है। तो हेरसे एविडेंस क्या होता है? जैसे ए पर बी के घर चोरी करने का आरोप है, यानी कि ए ने क्या किया है, बी के एक घर में उसने चोरी किया है। अब यहाँ पे एक सी नाम का बंदा आता है, सी नाम का लड़का क्या एक स्टेटमेंट देता है, एक कथन करता है, ठीक है, साक्ष्य देता है कि इसने क्या किया है, डी नाम के व्यक्ति से उसने सुना है, क्या किया है, डी से इसने सुना है कि ए ने क्या किया था, बी के घर चोरी किया था। अब ना तो इसमें ए बोल रहा है ना बी बोल रहा है, अब एक थर्ड पर्सन आके बोलता है, सी से बोल देता है, डी नाम का व्यक्ति सी से बोलता है कि ए ने बी के घर चोरी किए। अब जब सी स्टेटमेंट दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, एक हेरसे एविडेंस कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर डी की बात करते, ये डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा कि डी ने सुना था, ठीक है। तो या तो डी ने देखा होगा या सुना होगा, तो इसलिए बता रहा है, तो डी का एविडेंस एक डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। वहीं सी का एविडेंस क्या हो जाएगा, एक हेरसे एविडेंस कहलाएगा। ये अनुश्रुत साक्ष्य जो सुनी सुनाई बातों पे आधारित होती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा साबित नहीं की जा सकती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे रेस डेस्टे हो गया आपका, वहाँ पे एक एक्सेप्शन हो गया, ये आपका डाइन डिक्लेरेशन हो गया डीडी, वहाँ पे आपका एक कथन स्वीकार हो सकते हैं,
ये इस तरीके के होते हैं। उसके बाद आता है मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य क्या होता है, जहाँ जो विटनेस न्यायालय में स्वयं जाके साक्ष्य देता है वो क्या कहलाता है, स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य देता है, वो ओरल एविडेंस कहलाता है। एक केस था इसरार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब यहाँ पे क्या मामला आता है, जैसे ए है, ठीक है, और बी। अब ए जो है विटनेस है, बी के बारे में कोई गवाही देने गया है और बी के फेवर में देने गया है ना, और बी का ये क्या है, ए रिश्तेदार है। क्या है, ए जो है एक रिलेशन में है, रिश्तेदार है बी के, और बी के फेवर में ही गवाही देने जा रहा है, तो क्या ये एडमिसिबल होगा साक्ष्य? तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे बात हुई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया था कि अगर जो विटनेस है रिलेशन में है, रिश्तेदार है या फिर हितबद्ध व्यक्ति है, तो इससे यह साबित नहीं होता कि वो उसका जो एविडेंस है वो अविश्वसनीय है। ये इसके रिश्तेदार होने मात्र से ये साबित नहीं होता कि उसका जो एविडेंस वो दे रहा है वो अविश्वसनीय है, विश्वास योग्य नहीं है, ठीक है ना। उसके एविडेंस पे विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल हो सकता है। ये चीज यहाँ पे बताई गई थी इसरार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद आता है नेक्स्ट दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, जो दस्तावेज के रूप में होते हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर आपका हार्ड कॉपी हो, वो क्या कहलाता है, ये आपका दस्तावेज के रूप में जो पेश किया जाता है साक्ष्य, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। न्यायिक साक्ष्य क्या कहलाते हैं, जो न्यायालय में कथन किए जाते हैं, न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर कथन दिए जाते हैं, वो न्यायिक कथन कहलाते हैं। न्यायोत्तर साक्ष्य जो न्यायालय से बाहर होते हैं, जैसे पुलिस कथन आप देखते हो, पुलिस कथन क्या है, न्यायालय से बाहर लिए जाते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो जाएगा। तो और यहाँ पे जो सारभूत नहीं होता है ये ज्यादा, ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें अगर हम बेयरएक्ट की, तो बेयरएक्ट में अगर आप देखोगे तो साक्ष्य यहाँ पे दो तरीके के बता दिए। पहला मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य धारा 54 और 55 में बता दिए गए। वहीं अगर डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लेके आए अभी, ठीक है। तो प्राइमरी एविडेंस आपका सेक्शन 57 जो बात करता है, सेकेंडरी एविडेंस 58 और 60 की बात करता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होंगे 58 बताता है, और सेकेंडरी एविडेंस किस परिस्थितियों में लिया जाएगा, किन दशाओं में लिया जाएगा, ठीक है, ये बताता है सेक्शन 60। कब आप दे सकते, धारा 60 बताता है। अब वहीं एक आती है लोक दस्तावेज, यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पहले ही जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था पुराना वाला, उसमें दोनों अलग अलग धाराओं में थी। अब क्या कर दिया गया है, दोनों को एक ही धारा में कर दिया, सेक्शन 74 में, चाहे लोक दस्तावेज हो चाहे प्राइवेट दस्तावेज हो, दोनों को एक ही धारा में कर दिया गया है। अब जब प्राइमरी एविडेंस की बात अगर आप करते हो ना, तो सेक्शन 59 इसी के साथ आप कनेक्ट करके पढ़ोगे। यहां पे कहता है सेक्शन 60 में वर्णित दशाओं के सिवाय, यानी कि धारा 60 में जो आप 22 दशाएं बताई है उसको छोड़कर अगर दस्तावेजी साक्ष्य है तो उसको प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई दस्तावेज आप पेश कर रहे हो ना, आप दस्तावेज की बात कर रहे हो, साक्ष्य दे रहे हो, तो आपको उसको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही साबित करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बताया गया, प्राइमरी एविडेंस से ही साबित किए जाएंगे, ये सेक्शन 59 कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 54 की, जो आपका ओरल एविडेंस के बारे में है। तो ओरल एविडेंस यहाँ पे क्या बताया गया है, एक पतली छोटी सी लाइन यहाँ पे बता दी गई है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो यहाँ पे ओरल एविडेंस के माध्यम से कोई फैक्ट आप साबित कर रहे हो, तो कैसे साबित करोगे, तो यहाँ पे कहता है दस्तावेजों के अंतर वस्तु के सिवाय। अभी मैंने बताया था ना कि आज के सेशन में ये पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट साबित करने हैं तो वो दस्तावेज के माध्यम से ही साबित होंगे और प्राइमरी एविडेंस से ही साबित होंगे। अभी सेक्शन 59 में मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, ये 59 पहले वाली इंडियन एविडेंस की धारा है, ठीक है, यानी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 उस टाइम की 59 में थी, अब 54 में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दस्तावेज के अंतर वस्तु क्या कहलाती है, यानी कंटेंट्स क्या कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई दस्तावेज है, इसमें क्या चीजें लिखी हुई, क्या कंडीशंस लिखी हुई हैं, किसके हस्ताक्षर हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपका एक कंटेंट्स कहलाती है। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो कंटेंट्स कहलाता है। अगर उसको साबित करना है तो आपको प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। प्राइमरी एविडेंस क्या कहलाएगा, आपका वही डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब डॉक्यूमेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो क्या करोगे, हो सकता है वहां पे अगर आप 60 की कंडीशन में आते हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, अगर 60 की कंडीशन में नहीं आते हो तो आप सेकेंडरी एविडेंस नहीं दे सकते हो। फिर अब यहाँ पे अब इसको डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं 54 को।
तो 54 की यहाँ पे अगर बात करें तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित करना। आप मौखिक साक्ष्य दे रहे हो, उसके माध्यम से जो फैक्ट एंड इश्यूज है उसको क्या कर रहे हो, आप साबित कर रहे हो। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे कहते हैं सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। सभी तथ्य, जितने भी फैक्ट होंगे सब मौखिक साक्ष्य द्वारा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, इसका भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, यहां पे कहता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवा, यानी कि अगर कंटेंट साबित करना है दस्तावेज की तो उसके लिए आपको प्राइमरी एविडेंस देना पड़ेगा भैया। प्राइमरी एविडेंस से ही साबित होगा। लेकिन यहां पे उसके ऊपर कहता है बाकी जितने भी फैक्ट हैं सब मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। अब यहाँ पे मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित तो किए जाएंगे, लेकिन ये जो मौखिक साक्ष्य दिया जाएगा, जो ओरल एविडेंस आप दे रहे हो, किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये डायरेक्ट होना चाहिए। ये सेक्शन 55 आपको बताता है। सेक्शन 55 कहता है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अब इसके बारे में डायरेक्ट कब कहलाए कि वह एविडेंस डायरेक्ट है यानी प्रत्यक्ष है, तो यहाँ पे 4 कंडीशन में फुलफिल होने चाहिए। 4 कंडीशन क्या बताई गई है, ये कहता है कि अगर जो एविडेंस दे रहा है, ओरल एविडेंस दे रहा है, उसने स्वयं घटना होते हुए देखा, दुर्घटना होते हुए देखा है, या स्वयं उसने सुना है उस दुर्घटना के बारे में, या फिर अपने इंद्रियों के द्वारा बोध किया। इंद्रियों के द्वारा बोध किया मतलब उसने ऐसा फील किया, उसने सूंघा हो, ठीक है। जब से मान लीजिए एक डेड बॉडी पड़ी है कहीं पे, अब उसकी गंध आ रही है, तो अब किसी व्यक्ति ने पहली बार उसको देखा डेड बॉडी को, उसकी गंध उसके नाक में गई और उसने फील किया कि यहाँ पे किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब उसने पहली बार देखा, अब पहली बार उसने जब यहाँ पे उसने इंद्रियों के द्वारा बोध किया तो उसने क्या किया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। अब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो उसका एविडेंस क्या किया जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा, जिसने उसने पहली बार उस डेड बॉडी के लाश के बारे में उसे पता चला, ठीक है। तो इंद्रियों के द्वारा उसने क्या किया, बोध किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सब्जी बन रही, पनीर की सब्जी बन रही है, पनीर की सब्जी बन रही तो उसको क्या, कैसे यहाँ पे दूर से ही समझ में आ जाता है, कैसे वो उसकी सुगंध ऐसी रहती है, इसमें इतने मसाले रहते हैं, तो यहाँ पे अपनी इंद्रियों के द्वारा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। वही दूसरी लास्ट कहता है कि जो व्यक्ति राय धारण करते हैं, यानी कि जो ओपिनियन यहाँ पे बनाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट उनका एविडेंस डायरेक्ट कहलाएगा। जैसे जिस आधार पे ओपिनियन बना रहे हैं, जिस आधार पे राय बना रहे हैं, तो उस राय जो बनाने वाला व्यक्ति है उसका एविडेंस ही यहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए ने यहाँ पे कोई राय बनाई किसी फैक्ट के बारे में, ठीक है, कि इसको जहर दे के मारा गया था, क्या कैसे, कि किस जहर के बारे में मारा गया था, किस जहर को दे के मारा गया था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक राय बनाई। अब यहाँ पे ये नहीं कि इसने राय बनाई तो बी यहाँ पे आके एविडेंस दे रहा है कि ए ने ऐसे राय बनाई थी, ऐसा नहीं है। ए ने राय बनाई है ना, तो डायरेक्ट एविडेंस किसका कहलाएगा, ए का ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए ए ने कोई ऐसी बुक पब्लिश करवा दी, सेल करवाने के लिए, विक्रय के लिए पब्लिश की हुई है, और उसने अपने राय के आधार वगैरह सारी चीजें उसने बताई हुई है, और बाद में क्या होता है कि जब उसके राय के बारे में जानना होता है न्यायालय को, तो ए नहीं मिल पाता है। हो सकता है ए मर गया हो या बहुत बीमार हो, नहीं आ सकता हो, तो ए के द्वारा जो बुक पब्लिश करवाई गई थी सामान्यतः विक्रय के लिए, सेल के लिए, तो उस बुक को यहाँ पे पेश किया जा सकता है। इसका भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको सेक्शन 55 में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपका सेक्शन 54 और सेक्शन 55 दोनों डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे थ्योरी की बात करें, डायरेक्ट की बात करें, तो सेक्शन 55 जो है आपका यहाँ पे कहता है कि मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना, यानी कि जब मौखिक साक्ष्य अगर आप दे रहे हो तो कैसा होगा, वो डायरेक्ट होना चाहिए। तो मौखिक साक्ष्य समस्त अवस्थाओं में, कैसे, समस्त अवस्थाओं में चाहे वो कैसी भी हो, प्रत्यक्ष ही होगा, यानी डायरेक्ट ही होगा। यानी कि अगर मौखिक साक्ष्य दे रहे हो ना, तो किसी भी अवस्था में हो आपको डायरेक्ट एविडेंस ही देना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय यहाँ पे नहीं है। ए है, ए बी को पीट रहा था, ठीक है, ए ने बी को पीटा और पीट रहा था। अब वहीं पे सी नाम के व्यक्ति ने ए देखा कि ए जो है बी को पीट रहा था, तब ए ने क्या किया, उसको देखा। जब देखा है तो उसके एविडेंस, जो उसने एविडेंस देगा, जो ओरल एविडेंस आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा, क्योंकि उसने स्वयं उसको देखा है पीटते हुए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में, जो उसे साक्ष्य होगा, जो कहता है उसने सुना है। अब जिसने सुना है ऐसा, जैसे ए बी के घर में चोरी किया और उसके बाद बाहर आके किसी से बोल रहा था कि मैंने बी के घर में चोरी की है। अब वही बात ये सी ने सुन लिया, क्योंकि एक एडमिशन हो गया, क्योंकि ए ने बोला कि मैंने बी के घर में चोरी की,
तो जब ये चीज इसने ए ने बोला तो ये किसने सुन लिया, सी ने सुन लिया। तो इसका डायरेक्ट एविडेंस किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। जब सी एविडेंस देगा ओरल एविडेंस, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें किसी तथ्य के बारे में जिसकी अन्य इंद्रियों द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता है, ऐसे साक्षी का कथन उसने उसका बोध द्वारा इंद्रिय यानी जो स्वयं उसको फील हुआ हो। जैसे डेड बॉडी वाली मैंने बताई थी कि ये रास्ते से जा रहा था, वहां पे एक बीच रास्ते में एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसको गंध आई जैसे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। उसने फील किया ऐसा सूंघा और वहां पे देखा तो वहां पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उसको ये एविडेंस देना है कि उसने क्या किया था, उसको यहाँ पे एक गंध आई थी और वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी और वहां से किसी को भागते हुए देखा था। तो इसका क्या होता है कि एक डायरेक्ट एविडेंस देगा, ठीक है। या फिर वहां पे हो सकता है कोई वहां पे तलवार पड़ी हो, तो वहां पे वो एविडेंस दे रहा है कि वहां पे एक तलवार पड़ी हुई थी और एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो वहां पे भी इसका एविडेंस डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो किसी की राय के या उन आधारों के जिन पर वह राय आधारित है के बारे में, तो वह उस व्यक्ति का साक्ष्य होगा जो उस राय के आधारों पर धारण करता है। यानी जो राय को, ओपिनियन को धारण करता है जिन आधारों पे भी हो, चाहे राय की हो चाहे उनके आधार पे हो। राय तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 45 तक के बारे में आपने ओपिनियन के बारे में देखा था। अब वही ओपिनियन जो धारण कर रहा है ना, उसका ही एविडेंस क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एविडेंस यहाँ पर कहलाएगा। परंतु यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान रखिए, राय धारण तो कर रहा है, उसका ओपिनियन तो यहाँ पे रेलेवेंट हो गया। रेलेवेंट साथ ही साथ रेलेवेंट तो है ही है, साथ ही साथ उसका एविडेंस जो ओरल है और डायरेक्ट एविडेंस है। अब मान लीजिए जिसने राय धारित की थी, अब वो उसका यहाँ पे एविडेंस चाहिए, उसको ओरल एविडेंस चाहिए, न्यायालय के सामने न्यायालय ने बुलाया और वह जो व्यक्ति जिसने राय धारित की थी वह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे परंतु को बताएगा ना, विशेषज्ञ की राय यदि जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली पुस्तक अभिव्यक्त है, यानी कि कोई ऐसी राय उसने एक बुक में लिखी और बुक पब्लिश करवा दी सेल करवाने के सेल के लिए। अब उसका रचयिता जो उसने रचा था जो बुक, तो वो नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल सकता है, या मर गया है, इस साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या फिर उसको इतने विलंब या व्यय के बिना जितना न्यायालय आयुक्त समझता है, यानी कि अगर उसको बुलाएंगे तो मामले से ज्यादा उसमें खर्चा लग जाएगा, तो वहां पे ऐसी पुस्तक को साबित किया जा सकता है, ठीक है। ये ओरल एविडेंस की माना जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रोविजन और कहता है कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज का अस्तित्व या दशा के बारे में हो तो न्यायालय निरीक्षणार्थ पेश करवा सकता है, अपेक्षित करवा सकता है, यानी अपेक्षा कर सकता है कि अगर मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक साक्ष्य के बारे में हो, जैसे तलवार के बारे में था, तो तलवार की अब उसको पेश करवा, निरीक्षण के लिए पेश करवा सकता है न्यायालय। अब उसे ओरल एविडेंस से काम नहीं चल सकता, हो सकता है न्यायालय को वहां पे कुछ निरीक्षण करवाना हो तो निरीक्षणार्थ यहाँ पे उसको पेश करवा सकता है। यह है आपका एविडेंस, ओरल एविडेंस के बारे में प्रावधान। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो है आपका ओरल एविडेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ एविडेंस के बारे में। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, जैसे प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस कब दिए जा सकते हैं, इन सभी के बारे में आप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।